हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ वाला। मैं हूं उसरा खान, आपकी लॉ मेंटर, और आप सभी का स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हाल चाल है आपके, और मोरओवर कैसी चल रही है आपकी दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी। लास्ट लेक्चर जो मेरा आया था वहां पे मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थियोरिटिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर्स वो कराया। अलॉन्ग विद दैट हमने 4-5 क्वेश्चंस देखे। लेकिन आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में हम लोग दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑफ द ईयर 2014, 2015, 2018, 2019 के जो कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए, तो लगभग हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 40+ क्वेश्चंस की। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस हम एवं ही नहीं करने वाले हैं, यानी कि हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पूरे तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा अगर वो क्वेश्चन या एनी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे इस साल या आने वाले सालों में, तो आपसे वो क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम लोग थियोरेटिकल एस्पेक्ट में बात किए थे। आज के सेशन में हम देखेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है डीजीएस के लिए, किस हद तक के इंपॉर्टेंट है, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है उसके ऊपर। 200 नंबर का पेपर होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, और कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन, एविडेंस, एसआरए, लिमिटेशन, पॉक्सो और कमर्शियल कोड्स एक्ट इंक्लूडेड रहते हैं। मेंस की बात हम लोग आगे आने वाले टाइम में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रीलिम्स एस्पेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के वेटेज की, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक यूनिक सी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार आपको देखने को मिलेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपको वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे इफ यू हैव रेड दी बेयर एक्ट पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व। ये आर्टिकल 248 के अंदर है, आर्टिकल 19 के अंदर है, ठीक है। और अगर बात करी जाए इसके दूसरे एस्पेक्ट की, वहां पे पूछी जाती है आपसे पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर प्रोविजन से एक बार बेयर रीडिंग से आपको समझ नहीं आएगी, उसके लिए आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और आज के सेशन में आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इट इज अ हाई लेवल, यानी कि ये एग्जाम भी हाई लेवल होता है और क्वेश्चंस भी थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं, बस और कुछ नहीं। तो इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपसे लॉ में भी पूछा जाता है, प्लस आपके जीके में भी पूछा जाता है। जीके में आपसे इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी कि पॉलिटी पूछी जाती है, और लॉ के अंदर आपको मोरओवर डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। आप उम्मीद लगा सकते हैं 10-10 मतलब 20-21 क्वेश्चंस जो हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को इस बार भी मिलेंगे, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना आज के सेशन का, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356 ए। President must proclaim emergency only on the basis of a report from the governor of the state. B. Governor can recommend the president to proclaim emergency on the basis of personal information suggesting large-scale defection of legislatures. C. President can proclaim emergency only on the advice of Council of Ministers. Now here कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट, एक बात तो आपको क्लियर हो जाएगी, अच्छी तैयारी करे होंगे, पढ़ा भी होगा अगर एक आध बार, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ को अगर आप उठा के देखिए तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो सकती है। पहला अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ओनली वर्ड आ गया भाई, ओनली वर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और क्योंकि ओनली शब्द आ गया हेंस एक्सट्रीमिटी, तो इससे क्या हुआ, ए ऑप्शन एलिमिनेटेड, डी ऑप्शन एलिमिनेटेड, बचे दो की बात। अब दो में ध्यान दीजिएगा, गवर्नर कैन रेकमेंड प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ
Personal information, can the governor do that on personal information? And he is suggesting large scale defection of legislature. डिफेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर के ग्राउंड पे आप ये कहिए कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, तो ऐसे में क्या ये फीजिबल होगा, क्या ये लीगल होगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा? अब यहाँ पे जो आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे, प्रेसिडेंट कैन, वर्ड क्या है? कैन। अब कैन वर्ड का जहां पे भी कैन वर्ड यूज किया जाता है वहां पे क्या है, मेरे पास और भी ऑप्शंस है। मैं चाहूं तो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पे या उनकी एडवाइस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती हूं। तो हियर देयर इज अ ऑप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि यू कैन पिक एंड चूज। तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक और चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि बिकॉज हियर द वर्ड ओनली इज रिटन, बिकॉज हियर द वर्ड ओनली इज रिटन, यहाँ पे आपको चीजें पता होनी चाहिए, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज किया गया है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो चाहे तो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। इसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच होती है। प्रेसिडेंट हैज टू सी सर्टेन सर्कमस्टांसेस, क्या वो फुलफिल हो रही हैं, कंडीशंस हो रही हैं या नहीं। लेकिन इन तीनों अगर ऑप्शंस को देखोगे, यार ये जो डिफेक्शन की बात करी गई है ना, कि अगर आपकी पार्टी से लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे केसेस तो बहुत निकल के आएंगे, तो क्या इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी? इमरजेंसी तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। हेंस प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इफ ही वांट्स टू ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही कैन डू दैट, ही कैन डू दैट। चलिए, और यहां पे हम रेफरेंस देखेंगे आर्टिकल 356 का। If the president on the receipt of a report from governor or of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution, the president may proclaim the emergency। और इसमें ये सारे चेंजेस होंगे, जैसे कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के, वो अब गवर्नर के नाम के अंदर एक्सरसाइज किए जाएंगे, जो पावर्स उसके पास होती हैं। दूसरी चीज, जो उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो अब पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगी, यानी कि जो भी लॉस पास किए जाएंगे उस असेंबली में, वो ऐसा माना जाएगा इट इज पास बाय द पार्लियामेंट। तीसरी चीज, कोई भी ऐसे प्रोविजंस करे जाएंगे जो प्रेसिडेंट को लगता है नेसेसरी, डिजायरेबल इस प्रोक्लेमेशन के ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये सारे चेंजेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 356 के अंदर अगर आप चाहो ये प्रोक्लेमेशन को रिवोक या वेरी करने को, तो सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से किया जा सकता है। और ये तो हम लोगों को पता ही है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने हमें प्रोक्लेमेशन को पेश करना होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये तीन ऑप्शन, ये चार ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेकमेंड कर सकता है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सजेस्टिंग लार्ज स्केल डिफेक्शन। अब ऐसे में डिफेक्शन के कारण बहुत हो सकते हैं, नहीं, डिफेक्शन के कारणवश आप अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए कह रहे हो तो ये शायद संवैधानिक ना हो। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट डिले इन डिसाइडिंग मर्सी पिटिशन इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कम्यूटिंग द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। चारों ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा शत्रुघ्न चौहान का, मैंने अपने 100 केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी कवर किया हुआ है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जिसने नहीं देखा काइंडली जाके देख लें। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन इनऑर्डिनेट एंड inexplicable delay in execution would preclude carrying out the sentence even in the cases where the convict in question had committed an offense of terrorism। अगर टेररिज्म का भी ऑफेंस कमिट किया है कन्विक्ट के द्वारा, टेररिज्म का भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसके द्वारा, ऐसे में भी अगर डिले हो रहा है सेंटेंस के एग्जीक्यूशन में तो वो ठीक नहीं होगा। और इस पॉइंट पे देवेंद्र सिंह भुल्लर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली 2013 को ओवररूल किया, जो ये कहता था कि डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ अ मर्सी पिटिशन वाज बाय इटसेल्फ इनसफिशिएंट ग्राउंड। देवेंद्र सिंह भुल्लर के केस में कहा कि अगर डिले हो रहा है मर्सी पिटिशन में तो ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा कम्यूट करने के लिए सेंटेंसेस जिनको टेररिज्म स्टैट्यूट्स के अंदर कन्विक्ट किया गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। Which of the following is correct about the preamble to the Constitution? It was adopted after the adoption of operative articles of the Constitution. It envisages that all citizens have fundamental rights. It seeks to secure good livelihood to all. It is not part of the Constitution. तो ये चीज part of the Constitution है या नहीं, तो ये दो केसेस हैं, री बेरीबेरी यूनियन
बेरीबेरी यूनियन का केस, जिसमें कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, हेंस अमेंडमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद आता है केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस, जिसमें कहा गया अमेंडमेंट भी हो सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अगर बचे 3 आर्टिकल्स की आप बात करें, लाइवलीहुड अगर सिक्योर प्रियम्बल कर रहा है तो डीपीएसपी क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए, और अगर फंडामेंटल राइट्स प्रियम्बल बता रहा है तो पार्ट 3 क्या बता रहा है। हेंस करेक्ट आंसर ए होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। और आप देखिए द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कर लिया था, और उसके बाद अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को। तो यहाँ पे इसको जो है आप देखेंगे मूव करा जा चुका था और एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस चीज को याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग is true about the Supreme Court? A. Supreme Court shall sit in such places as are approved by the Chief Justice of India under the intimation of the President to the President of India. B. No judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open court. C. President of India can enlarge the jurisdiction and powers of Supreme Court. Who? President. Can the President do? All authorities including armed forces in the territory of India shall act in the aid of Supreme Court. So here they are asking क्या true है, क्या ट्रू है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करना चाहती थी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैं आपके साथ डिस्कस ये करना चाहती थी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने जो एनालिसिस किया है, फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब 368 प्लस 106 जितने भी अभी तक की हैं तैयार कर लीजिएगा, और आपका प्रियम्बल, उसके साथ ही साथ आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ ही साथ आपका प्रेसिडेंट वाला, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तैयार कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट तैयार कर लीजिए। इतना तो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए। तो यहां पे थे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ए. सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन सच प्लेसेस एज आर अप्रूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर द इंटीमेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज तक के सुप्रीम कोर्ट, जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट की सीट है वहीं बैठा है जहां पे प्रेसिडेंट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंटीमेट किया हुआ है। क्या लगता है कहां पे सीट है सुप्रीम कोर्ट की? दिल्ली में, राइट। तो ये तो गलत हो जाएगा उस पॉइंट पे। बी. नो जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट सेव इन ओपन कोर्ट। ये एक्चुअली आर्टिकल 145 रूल 4 के अंदर दिया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट तो यहाँ पे एनलार्ज नहीं कर सकता है जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, और ये जो है आर्म्ड फोर्सेस ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये आर्टिकल 145 के अंदर दिया गया है, और एनलार्जमेंट मैंने आपको जैसा कि बताया पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। और सीट की बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली, दिल्ली में सीट होगी, लेकिन और इन सच अदर प्लेसेस जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द अप्रूवल फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। तो यहां पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इन सच प्लेसेस एज आर अप्रूव्ड बाय द चीफ जस्टिस, नहीं, ऐसा नहीं है। अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, अप्रूवल प्रेसिडेंट का होगा, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। एक तो ये भी चीज है। चलिए आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट अमेनेबल टू रेस्ट जुडिकाटा? मैं बता दूं आपको, सीधा सीधा इसका आंसर होना चाहिए हेबिस कॉर्पस। यानी कि मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, और इस पे रिट जुरिस्डिक्शन जो है और इस पे रेस्ट जुडिकाटा जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Curative petition may be entertained by the Supreme Court in the following situations. A. When the judge on the bench having heard the matter did not disclose his connection with the subject matter. B. The petitioner filing the petition was not a party before the court but has suffered grave prejudice by the decision. उसके बाद देखिए next, the grounds mentioned in the curative petition had been agitated in the review petition which was dismissed in the circulation. और D. all of the above. तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस अगर आप देखेंगे,
when a judge on the bench having heard the matter did not disclose his connection with the subject matter, कि अगर आपका कनेक्शन है आपने डिस्क्लोज नहीं किया, पता लगा, फिर क्यूरेटिव पिटिशन में मामला आ जाएगा आपके सामने। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट रिव्यू किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, उसको कहा जाता है क्यूरेटिव पिटिशन के फॉर्म में ये आता है सामने। पिटिशनर फाइलिंग द पिटिशन वाज नॉट अ पार्टी बिफोर द कोर्ट but has suffered grave prejudice by the decision. The courts mentioned the curative petition has been agitated in the review petition. तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, the president shall have the power under article 72 of the constitution where a punishment or sentence is by a court martial. Punishment or sentence is for an offense against a law, against law relating to a matter to which the executive power of the union extends. C sentences is a sentence of death. क्या ये sentence of death के मामले में जो है mercy petition का मामला आएगा प्रेसिडेंट के सामने, और डी कहता है all of these। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। कैसे देखते हैं, आर्टिकल 72 है, यहाँ पे पावर की बात करता है, to grant pardons etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. The president shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishments, or to suspend, remit, commute the sentence of any person convicted of any offense in the cases where the punishment or sentence is by a court martial। ठीक है। Next, in all cases where the punishment or sentence is for an offense against any law relating to a matter where the executive power of the union extends, in all cases where the sentence is the sentence of death। what is the type of question? direct question। आर्टिकल पढ़ा हुआ है, कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, which of the following is not a requirement under article 311 of the constitution while dealing with disciplinary proceedings for dismissal, removal, reduction in rank of a civil servant? A, departmental inquiry is held against the delinquent employee after serving him a charge sheet, a reasonable opportunity of being heard, a reasonable opportunity of making representation on the penalty proposed। D, none of the above। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोग अगर आर्टिकल 311 पे जाएं तो 311 में एक चीज क्लियर करी है, एक चीज ये है क्लॉज 2 के अंदर, नो पर्सन एज अफोर्सेड शैल बी डिसमिस्ड एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी, एक बात, in which he has been informed of the charges against him and given reasonable opportunity। अब आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन करने की बात नहीं करी गई है, तो क्या करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे? what would be the incorrect answer here, यानी कि the odd one out, not a requirement। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएगी, नेक्स्ट देखिए, अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिक्वायर अ रैटिफिकेशन बाय द स्टेट। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, आर्टिकल 368 के अंदर दो तरीके बताए गए हैं अमेंडमेंट के। एक है स्पेशल मेजॉरिटी। क्या मतलब होता है इसका? 50% प्लस 2/3, राइट। एक होता है स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब यहां पे क्या है, पूछा जा रहा है कि सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हियर क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया। आर्टिकल 368 के अंदर दो तरीके के अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है, स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा प्रिंसिपल है और वो है फेडरलिज्म का, ठीक है। और फेडरलिज्म में कुछ नहीं होता, बस सेंटर और स्टेट की पावर जो होती है वो डिवाइडेड होती है। सेंटर स्टेट में नहीं घुसेगा, स्टेट सेंटर में नहीं घुसेगा, दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई किसी के विरुद्ध नहीं जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो फेडरलिज्म को टच करने वाले अगर किसी भी प्रोविजन को आप अमेंड करने की कोशिश करोगे, जैसे कि 3 लिस्ट जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 246 हो गया, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर्स भी हैं, जिनको अगर आप अमेंड करोगे तो आपको उसमें रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखिए, ए आर्टिकल 242, बी लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल, सी पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 4 एंड डी चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 9। अब यहां पे अगर आप देखेंगे
तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे कि अमेंडमेंट यहाँ पे रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। सीधे सीधे आप देख लीजिए, इन मामलों में आपको रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241, 279 ए, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, चैप्टर 5, तो यहाँ पे कहा है चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 4, लेकिन चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 है, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 है। Any of the list in the 7 schedule, the representative states in the parliament the provisions of this article. 368 को खुद अमेंड करना है तो रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे कि अभी 14 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रोविजन को अमेंड करना है, 14वें स्टेट ने आपको रिकमेंडेशन दे दिया, रैटिफिकेशन दे दिया, तो बाकी के 14 दे ना दें आपको कोई फर्क नहीं, आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19(1)(c इंक्लूड्स राइट टू स्ट्राइक। जी नहीं, राइट टू स्ट्राइक नहीं इंक्लूडेड होता है। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, स्ट्राइक करने का अधिकार जो है एज सच नहीं दिया गया है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट टू लॉकआउट, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बताया गया है। डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(c। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A? ए, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट हिज आइडियल्स है, वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 नहीं, 6 to 14, 86 अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A। बस ये पॉइंटर्स, अगर ये नहीं आया था आर्टिकल, जब ये अमेंडमेंट नहीं आया था तो आर्टिकल 45 से गवर्न होता था, बस ये याद रखना है आपको। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, द पेरेंट के ऐड करा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ऑप्शन के को ऐड किया गया था, याद रखिएगा। के, हु इज अ पेरेंट और अ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21 में भी इसी का वर्णन किया गया। आगे आइए, which of the following is not a directive principles of state policy to provide paternity relief, gram sabhas, participation of workers in management, to take steps for separation of judiciary from legislature। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, पेटर्निटी लीव की बात करी गई है। पेटर्निटी लीव टू प्रोवाइड, टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभास, टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टू टेक स्टेप्स। क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या लगता है? व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अगर आप लोगों से मैं पूछूं, आपने देखा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से, टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 के अंदर दिया गया है, ठीक है, पार्ट 4 के अंदर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको एक चीज याद रखनी है कि जितने भी ये आप ऑप्शंस देख रहे हो ना, टू प्रोवाइड पेटर्निटी लीव, अब यहां पे जो हमें दिया गया है, जो दिया गया है हमें, वो मैटरनिटी लीव दिया गया है, ठीक है। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है। तो यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पंचायत की बात करी गई है। देखिए ये हियर विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मैटरनिटी रिलीफ, और ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर नहीं, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो 50 में आर्टिकल 50 के अंदर जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात करी गई। उसके बाद मैटरनिटी रिलीफ की बात करी गई, पैटर्निटी लीव की बात नहीं करी गई। और उसके बाद एक और चीज, और जो है ग्राम सभा दिया गया, विलेज पंचायत की बात करी गई, ठीक है। सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तीनों गलत करे, एक सही। देखिए अब यहां नहीं पढ़ा, कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आगे आइए, which of the following is a fundamental right? To assemble with arms, to form cooperative societies, to right to employment, right of religious denominations to own immovable property only for charitable purpose। ध्यान दीजिएगा, to assemble peaceably without arms गलत, without वर्ड यूज किया गया आर्टिकल 19 के अंदर। फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 97th CAA 2011 एडेड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C, ठीक। एम्प्लॉयमेंट ये फंडामेंटल राइट है नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12? NCERT नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज नहीं है।
आईओसी, जी हाँ, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली नहीं। जुडिशरी, देखिए 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के बारे में आर्टिकल 12 में क्लियरली बोला गया, जुडिशरी के बारे में नहीं बताया गया, तो ये डेलिबरेटली नहीं डाला गया जुडिशरी को आर्टिकल 12 के अंदर। तो ये सारी चीजें केस लॉज के थ्रू डेवलप हुई, जहां पे अब ये क्लियर हो चुका है यार अंतुल्य और कई सारे केसेस उसके बाद आए हैं कि जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शंस कर रही होगी, जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शंस करेगी तब वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती है, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड फंक्शंस करिए, तब ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आइए, Which of the following articles was amended by the 42nd Constitutional Amendment Act? आर्टिकल 330, आर्टिकल 13, आर्टिकल 131, आर्टिकल 354। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 330। और क्या अमेंडमेंट किया गया ये भी मैं बताऊंगी आपको। 330 हियर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना हियर, ये एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल 332 एक्सप्रेशन पॉपुलेशन means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, एक बार आप इसको आप भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसी को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। Which of the following writs can be sought to issue to quash? जहां पे quash वर्ड आए, quash वर्ड आए, क्या क्या बोलोगे? अगर quash वर्ड आता है तो रिट ऑफ सर्श्योररी आ जाएगी, रिट ऑफ सर्श्योररी आ गई। अब सर्श्योररी, लेकिन यहां पे अपॉइंटमेंट टू अ पब्लिक ऑफिस, अपॉइंटमेंट टू अ पब्लिक ऑफिस टू क्वॉश द अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, सीधा सीधा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जनरल देखिए, सर्श्योररी और प्रोहिबिशन, बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्टेज का। प्रोहिबिशन ट्रायल से पहले यूजुअली रोक लगाने के लिए कहेगा स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए। सर्श्योररी का क्या सीन है, जब जजमेंट यूजुअली आ जाता है उसके बाद कि आपने क्यों एक्सीड किया अपना जुरिस्डिक्शन, जो जजमेंट आपने डिलीवर किया उसकी कोई वैधता अब नहीं रही। हेंस ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आगे आइए, और पब्लिक ऑफिस की अगर चैलेंज करनी है या क्वॉश करना है तो ऐसे में आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए कि हियर द करेक्ट आंसर वुड बी रिट ऑफ को वारंट। क्लियर, आगे आइए। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यूजुअली बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई पार्लियामेंट के अंदर कौन आएगा भाई, पार्लियामेंट के अंदर एलएस और आरएस आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। जी नहीं, पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, फिर आता है लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि ये आपको इतना पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट फॉर ए यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। तो यहां पे डी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर, बट यू शुड हियर नो दैट 2 हाउसेस और प्रेसिडेंट दोनों इंक्लूडेड होने चाहिए हैं, नोन टू बी रिस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। आगे आ जाइए। Which of the following is not a constitutional body? इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैग। तो कैग है, फाइनेंस कमीशन बिल्कुल है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल है, आर्टिकल 324। प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाज सेट अप इन 1 जनवरी 2015 as a successor of planning commission of India was an organization in the government of India which formulated India's 5-year plans। तो प्लानिंग कमीशन बड़ी बढ़िया बॉडी थी, लेकिन अब नीति आयोग आ गई है। आगे देखिए। Which of the following is not a requirement to be satisfied by the state to exercise its discretion while providing reservations in promotions in favor of STs and SCs? लास्ट सेशन में आपको याद होगा मैंने अच्छे से कराया हुआ था, लास्ट सेशन में मैंने कराए हुए थे आपको केसेस आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 पे रिजर्वेशन से रिलेटेड। अब वहां पे आपको ये चीज पता होना चाहिए कि which of the following is not a requirement to be satisfied by the state exercise their discretion while providing for reservation। ये केस आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने डिटेल में कराया हुआ है फाउंडेशन बैच पे, कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने मतलब इसके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये वो केस है जिसके अंदर रिजर्वेशन, प्रमोशन और बहुत सारे मैटर्स मैंने लास्ट सेशन में भी आपको करवाया था। कोर्ट ने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी इन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उसको अपहेल्ड किया और कहा कि ये 3 चीजें होनी चाहिए। एम नागराज के केस के अंदर ये कहा गया कि ये 3 चीजें होनी चाहिए एग्जामिन करने के लिए
कि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रमोशन के मैटर्स में या नहीं। पहली चीज डिमॉन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस, डिमॉन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस ए ऑप्शन है, प्रेजेंट है, चलिए ठीक है। नॉट पूछा गया ना, देखिए नॉट अ रिक्वायरमेंट। फिर देखिए प्रूव इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन, इनएडुकेसी है, इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल है मैम, सी। उसके बाद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी क्या है, प्रेजेंट, बिल्कुल ऑप्शंस में प्रेजेंट है हियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी ईयर वुड बी द करेक्ट आंसर, नॉट क्रॉसिंग 50% ऑफ सीलिंग इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो एम नागराज के ग्राउंड पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट। देख रहे हैं आप अमेंडमेंट एक्ट कैसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 371J, 371J कर्नाटका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखिए स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कर्नाटका, प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कर्नाटका प्रोवाइड फॉर एनी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर, ये सारी चीजें दी गई हैं। चलिए आगे, इंपॉर्टेंट जजमेंट, which of the following सुप्रीम कोर्ट हेल्ड राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, रामलीला मैदान, बाबा रामदेव याद आने चाहिए आपको। बड़े सारे लोग सो रहे थे और एकदम से पुलिस वाले पहुंच गए, लाठीचार्ज होने लगा, तो कहा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी है रामलीला मैदान का केस। आगे आ जाइए, which provision of the Indian Constitution entitles right to education as a fundamental right। देखिए जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, मिक्स्ड आता है, मिक्स्ड, आर्टिकल 21A। आगे देखिए, when the constitution was adopted, अभी हम लोगों ने मनाया 26 नवंबर 1949, दैट इज द लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे। 2015 में नरेंद्र मोदी हमारे पीएम ने इसको डिक्लेयर किया एज, मतलब इसको सम्मान देने के लिए ऑब्वियसली सच अ बिग डे। आगे देखिए, विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट की मैं आपको बात बताना चाहूंगी। एक केस था चंपाकम दुराईराजन का, चंपाकम, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, आई होप यू रिमेंबर। चंपाकम दुराईराजन के केस में क्या हुआ, बहुत सारे रिजर्वेशन किए गए, रिजर्वेशन किया गया इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। अब इस मद्रास के इस ऑर्डर मद्रास गवर्नमेंट ने किया। अब मद्रास गवर्नमेंट के जब इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया, जब इसको चैलेंज किया गया तो यहां पे इस चीज को कहा गया कि ये रिजर्वेशन क्यों किया जा रहा है, ठीक है, मना कर दिया। इस मद्रास गवर्नमेंट के ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आप जानते हैं जुडिशरी अगर कुछ करती है तो हजम किसको नहीं होता है, पार्लियामेंट को हजम नहीं होता है। पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट 1951 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, भाई अभी अभी एक साल ही हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को आए, एक साल में अमेंडमेंट क्या किया, आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज 4 ऐड किया। किसके बारे में बात करता है, केवल और केवल एडवांसमेंट के बारे में बात करता है। किस चीज के बारे में एडवांसमेंट, एससी बीसीज, एससी और एसटी, इनके रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। नहीं, इनके बस ये बात करता है कि इनके लिए एडवांसमेंट किया जाएगा। क्लॉज 5 जो है 15 का, ये बात करता है कि इनका एडवांसमेंट किया जाएगा एडमिशन के मामलों में, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 7 judge bench of Supreme Court in the case of Pradeep Kumar Vishwas versus Indian Institute of Chemical Biology 2002 overruled its judgment in the case of, यानी कि आर्टिकल 12 से पूछा जा रहा है। आर्टिकल 12 के केसेस, आर्टिकल 13 के केसेस, आर्टिकल 14, 15, 16 सबके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन पूछा जा रहा है, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा काइंडली जाके देखिए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता होना चाहिए, सबाजीत तिवारी का केस था, सबाजीत तिवारी का केस था, देखिए। और ये पॉइंट ना याद रखिएगा, ये मैंने करवाया है स्टूडेंट्स को बैच में भी, बैच में एक्चुअली कराया मेरे जुडिशरी के स्टूडेंट्स को, हमने अपने धर्मा जुडिशरी बैच में करवाया है। ये अजय हासिया का केस तो है, ये लैंडमार्क, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें से। लेकिन सबाजीत तिवारी का केस था, यूनियन ऑफ इंडिया 1976, CSIR को कहा था ये स्टेट नहीं है, लेकिन प्रदीप कुमार विश्वास के केस में कहा कि CSIR स्टेट है आर्टिकल 12 के अंदर, ठीक है। ये था केस। ये नहीं पूछा कि CSIR कहा, किसमें कहा गया स्टेट है या नहीं, ये पूछा कि प्रदीप कुमार विश्वास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कौन से जजमेंट को ओवररूल किया। आप देख रहे हो, तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है। आगे देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइज अनटचेबिलिटी, सीधा सीधा क्वेश्चन होना चाहिए, कहता है पनिशेबल ऑफेंस है। यूजुअली आर्टिकल 17 को पढ़ा जाता है आर्टिकल 35 के साथ, आर्टिकल 35 के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए,
Which article of the Constitution guarantees citizens the right to settle in any part of the territory of India? सेटल करने की राइट आप देखिए आर्टिकल 19 के अंदर बहुत सारी राइट्स दिए गए, 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं आपको, A, B, C, D, E, F ओमिटेड G। तो यहाँ पे रिसाइड करने की राइट आपको E में मिली है, E में आपको रिसाइड करने की राइट मिली है। कई बार ये कंफ्यूज करते हैं, राइट टू सेटल इन रिसाइड एंड सेटल E में मिला है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? मैंने आपको लास्ट सेशन में जो करवाया था वो था मूव फ्रीली पूछा था, E यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आइए, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, लिविंग वेज, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या करेक्ट है? डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। ये ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको, डी करेक्ट है। क्या कहता है आर्टिकल? The state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest wildlife of the country, and it was inserted DPSP में जो भी अमेंडमेंट हुआ वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से हुआ। याद रखिएगा इस चीज को। आगे आइए, आर्टिकल 30 guarantees the right to freedom of religion, right to the minorities to establish education institutions of their own choice, to be informed of the grounds of one's arrest, against trafficking and forced labor। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आर्टिकल 30 की जहां पे बात करी जाए तो वहां पे आपको एक चीज समझने की है, दो राइट्स हैं आपके पास, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अंदर आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 के अंदर आपकी एक राइट है कंजर्व करने की, किस चीज को? अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को। दूसरी चीज आप कहते हो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। ये 4 ग्राउंड्स हैं। कहते हैं इस 4 ग्राउंड्स पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे अगर हम किसी को एडमिशन दे रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, आर्टिकल 30 के अंदर क्या दिया गया? एस्टैब्लिश, क्लॉज 1 में कहते हैं एस्टैब्लिश प्लस एडमिनिस्टर करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। 1A है 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंसर्ट किया गया। इसके अंदर कहते हैं जहां पे कंपलसरी एक्विजिशन होता है प्रॉपर्टी का, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। और 2 में कहा गया है ये कि जब स्टेट एड देगा तो वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इनमें कोई फर्क नहीं करेगा। ये 2 आर्टिकल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यू नीड टू नो दीज आर्टिकल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, माइनॉरिटी एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच आर्टिकल ओब्लाइजेस द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, एक बार इसको मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। आर्टिकल 36 जैसे आर्टिकल 12 में आपने स्टेट की डेफिनेशन को देखा, आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट डिफाइंड है उसी तरह से 36 में डिफाइंड है। उसके बाद कहा किस प्रकार से एप्लीकेशन होगा, जो डीपीएसपी दिए गए इस पार्ट के अंदर उनका। उसके बाद 38 के अंदर दिया गया है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी एक सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने की, वेलफेयर करने की। वेलफेयर का ही मेन आर्टिकल है आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 यहाँ पे बात करता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट्स। आर्टिकल 39A के अंदर क्लियरली इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड। 39 के अंदर इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। हुसैन आरा खातून याद रखिएगा, MH हॉस्कॉट याद रखिएगा, सारी चीजें याद रखिएगा। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधीयन सोशलिज्म, गांधी जी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। और हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो पास किया था इसी के अंडर किया था। ठीक है, आगे देखिए, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, लिविंग वेज। 43A 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B को ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। कब? 2011 में। और इसके साथ ही साथ 19(1)(c) ऐड किया गया। UCC हाल ही में चर्चा में रहा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। 44 आर्टिकल 44 के अंदर दिया गया है, इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट को ये डायरेक्ट करता है कि आप भारत के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? बेसिकली आप देखोगे भारत के अंदर हर कोई अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होता है, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि जब क्रिमिनल मैटर्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन सबके ऊपर बराबरी से लागू किया जा रहा है तो जो सिविल लॉज है हमारे, जो पर्सनल लॉज है वो अलग क्यों हो। तो अब क्या होगा,
एक इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एक ही लॉ सबके ऊपर लागू किया जाए। अगर आ गया, अभी तक तो नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा विच इज द स्टेट इन इंडिया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है अपने स्टेट के अंदर। आगे आइए, आर्टिकल 45 मैंने आपको बताया, जब आर्टिकल 21A नहीं पास हुआ था, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं पास हुआ था, उससे पहले जो राइट टू एजुकेशन था वो आर्टिकल 45 से गवर्न होता था। ये LLM के वाइवा का में क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 21 नहीं था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, ठीक है कोई बात नहीं, 2002 में आता है लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता है। वो तो 2009 में जब एक्ट पास हुआ, चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट्स, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऐसे करके एक एक्ट है, वो जब पास हुआ तब ये लागू किया गया अमेंडमेंट एक्ट। तो फिर क्या गवर्न नहीं होता था, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती थी क्या फ्री? तो यहाँ पे वो 45 से गवर्न होते थे, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। उसके बाद 46 बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। 47 में लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करने का डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं सब में से। अगर आप 42 से उठा लीजिए, हम तो कहते हैं 40 से, 39A से, 38 तो अपने में ही सवाल बनाता है, 38 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है, 39 के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है, ये तो अपने में ही सवाल बनाते हैं, लेकिन यहां से आपको सवाल अलग अलग से मिल जाएंगे, ठीक है, मैं बता रही हूँ सीधे सीधे। 48 एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, 48 अभी हम लोग ने देखा एनवायरमेंट। 49 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50 के अंदर, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 के अंदर। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। Which article of the Indian Constitution relate with the power of the president to grant pardons? 71, 72, 162 and 77. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा B. B here would be the, sorry, B here would be the correct answer of this question. देखिए 72 the power, अभी हम लोग ने देखा भी था, कोर्ट मार्शल या कोई भी ऐसा पनिशमेंट जहां पे सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर विच इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंस, या फिर सेंटेंस ऑफ डेथ। आगे आ जाइए। The right to move to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights is guaranteed। 226, 14, 32 और 33। देखिए इसका मैं आपको एक वो बता देती हूँ फॉर्मूला। 13 है आपका आर्टिकल, 13 में क्या होता है, लॉ जो भी पास किए जाते हैं उनको फंडामेंटल राइट के टच स्टोन पे चेक किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन पे। 13 के अंदर क्या होता है बेसिकली, जुडिशियल रिव्यू कौन करता है, कोर्ट करता है। कब करता है, कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है वो पास किया जाता है। कैसे करेगा, जब कोई डिस्प्यूट आएगी, डिस्प्यूट कहाँ लेके जाओगे आप, 32 में आप लेके जाओगे सुप्रीम कोर्ट, 226 में आप लेके जाओगे हाई कोर्ट, राइट, डिस्प्यूट को इन दो जगह लेके जाओगे। तो ये सारे जो आर्टिकल्स होते हैं ना ये लिंक्ड होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी सी, सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये देखिए, और इसी के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर ही पावर है रिट इशू करने की। The right to move to the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. Second, Supreme Court shall have the power to issue directions or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari। अब यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया ना appropriate proceedings, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके जानने की। मूव टू द सुप्रीम कोर्ट यानी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो रिट्स के मामले में पावर दी गई है रिट इशू करने की हाई कोर्ट को, प्लस अदर मैटर्स में भी दी गई है, प्लस अदर राइट्स के मामले में भी आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है 226 का स्कोप बहुत बड़ा है, वाइड है। लेकिन क्या 226 अपने में पार्ट 3 के अंदर आती है? क्या 226 में मूव करना, हाई कोर्ट मूव करना क्या आपकी फंडामेंटल राइट है? जवाब होगा नहीं। आर्टिकल 32 आपकी एक फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर, है ना, लेकिन 226 नहीं। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Supreme Court of India has been established under Article A 124, 125, 126, 127। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A। A here would be the correct answer। 124 के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, ये देख सकते हैं आप, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and until the Parliament by law prescribes a larger number, not more than 7 judges। अब यहाँ पे 33 plus 1, 34 judges, CGI 1। Every judge shall be appointed by the president by warrant under his hand। याद रखिएगा। अब रिकमेंडेशन ऑफ NJC अब तो खत्म हो गया, ठीक है। 65 ईयर्स की एज होती है, अपॉइंटेड रहेंगे टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। उसके बाद जज बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं।
और मे बी रिमूव्ड कैसे होगा, इन द मैटर प्रोवाइडेड, इम्पीचमेंट किस प्रकार से होगा, एज शेल बी डिटरमाइंड एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। चलिए आगे आ जाइए। In which article relates to the control of the High Court over subordinate courts in matters of posting, promotion and leave etc. तो 226 में रिट की पावर है, 227 के अंदर हाई कोर्ट्स की सुपरिटेंडेंस की पावर है, 225 में भी सिमिलर काइंड की प्रोसीजरल चीजें दी गई हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। ये एक अलग सा आर्टिकल है, सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, क्वेश्चन कह रहा है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देखिए, द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू इंक्लूडिंग पोस्टिंग, प्रमोशन एंड ग्रांट ऑफ लीव to persons belonging to judicial service of a state holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be constituted as taking away from such person any right of which he may have under the law regulating the conditions of his service or authorize High Court to deal with him otherwise in accordance with law. तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट सीधा सीधा 235 करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए क्या दिया गया है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर, इंटरस्टेट काउंसिल, कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स, कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड हम जान रहे हैं 267, 266 इसमें दिया गया है, और इंटरस्टेट काउंसिल 263 बच रहा है, 8 इंटरस्टेट रिवर्स, और तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वाटर हो जाएगा आपका। तो 262, 263 और ये आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग 266, 267, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए, ए हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर, इंटरस्टेट रिवर्स। कई बार हम देखते हैं ना कि कंट्री के अंदर वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, इंडस को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो भारत का और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, लेकिन स्टेट के अंदर भी डिस्प्यूट चलते हैं। जैसे कि अगर आप कावेरी वाटर डिस्प्यूट की बात कर लीजिए, तो साउथ के अंदर ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट चलते हैं। तो ऐसे में एडजुडिकेशन कैसे होगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर्स or in any interstate river or river valley, notwithstanding anything in the constitution, parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in any dispute or complaint as refers to in clause 1. चलिए आगे आ जाइए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले से बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि which constitution amendment act relating to appointment of judges came for the consideration of Supreme Court and was struck down being violative of the basic feature doctrine of the Constitution of India। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे अपॉइंट करता है, वी नो दैट, और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं नाम। तो हम यहाँ पे दोस्तों 4 केसेस की बात करेंगे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जजेस केस की। केस का नाम था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस का नाम था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है, अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस नाम को सजेस्ट कर रहे हैं एज बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज, अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन नहीं मान के अपने खुद के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं एज सुप्रीम कोर्ट जज, तो वो गलत नहीं होगा, अलाउ किया। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड जजेस केस आप देख रहे हैं, ये है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 1995 का था शायद, ये शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस केस में क्या हुआ, इस केस में कहा कि ये जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी नाम सजेस्ट कर रहे हैं टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि इनका रेकमेंडेशन, इनका कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को सीजीआई से कंसल्ट करना पड़ेगा, और कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्करेंस का, कंसल्टेशन इज कॉन्करेंस। सेकंड जजेस केस में कह दिया ये बात, कहा कि आपने कैसे नहीं माना, और कहा कि हम एक कोलिजियम का गठन कर रहे हैं
जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे प्लस CGI होंगे। ठीक, ये कह दिया। अब क्या हुआ, थर्ड जजेस तक की बात आई। जब थर्ड जजेस की बात आई तो इसमें जो कोलिजियम का गठन किया गया था ना, आप जानते हो ना, कोलिजियम वर्सेस NJAC तभी तो चलता है ना। तो थर्ड जजेस के केस में क्या कहा गया, कहा यह गया कि ये जो कोलिजियम का गठन किया था हमने 2 SMJ और CGI का, ये हम बढ़ा रहे हैं, 4 SMJ कर रहे हैं प्लस CGI, बढ़ा दिया कोलिजियम। अब इस केस के और 2015 इन दोनों केसेस के बीच में, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस के केस के बीच में एक एक्ट पास होता है, NJAC एक्ट, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। और इसके माध्यम से क्या किया गया, इसके माध्यम से NJAC यानी कि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, एक कमीशन का गठन किया गया जो अपॉइंट करेगी, 6 मेंबर का कमीशन था, वो अपॉइंटमेंट करेगी। अब क्या हुआ, अब एक केस था सुप्रीम कोर्ट, 2014 में पास किया गया था NJAC एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2015 में। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई अच्छा, ये जो ऐड किया गया था NJAC, इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास किया गया था, जो आपसे सवाल में पूछा गया 99 CAA से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब आपको जानना यहाँ पे ये है कि क्यों किया, क्योंकि कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो आप, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में नहीं सुना आपने, एग्जीक्यूटिव, आपने सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी नहीं सुना, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं सुना, आप यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हो, और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है जो केशवानंद भारती केस में ले डाउन किया था, हेंस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। NJAC को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये पूरा मामला था, ये पता होना चाहिए आपको, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 1973 का 13 जजेस बेंच थी, 13 जजेस बेंच थी, और ये हमारे प्यारे केशवानंद भारती केस, क्योंकि आज को अगर हमारा संविधान इंटैक्ट है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास अपने संविधान से लेकर के प्यार है, सारी चीजें हैं, हमारी राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो ये कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस के वजह से ही दोस्तों हैं। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट टू ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, अभी आप आगे भी देखेंगे, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में सेंटर और स्टेट में पावर जो होती है वो डिवाइडेड होती है, आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और यहीं पे इसी चैप्टर के अंदर आप देखोगे इंटरनेशनल अग्रीमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 253, देखते हैं क्या है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि पार्ट 11 की बात हो रही है यहाँ पे, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, अग्रीमेंट, कन्वेंशन। अगर इंडिया का किसी इजराइल के साथ, पैलेस्टीन के साथ, USA के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ कोई अग्रीमेंट होता है, कोई ट्रीटी होती है, तो ऐसे में कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जैसे G20 के अंदर कोई भी डिसीजन लिया गया होगा, कोई भी एसोसिएशन या अदर बॉडी के द्वारा, तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी अफेक्ट नहीं करेगी, पार्लियामेंट के पास पावर होगी लॉ बनाने की फॉर इंडिया इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी। अब उस ट्रीटी के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ भी ले डाउन किया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे, ये कॉन्फ्रेंस के अंदर ले डाउन किए जो अभी तक के हमने इंप्लीमेंट किए हुए, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट रेसिडुअरी पावर्स, रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। एक्चुअली आप जानते हैं हमारे कितने ऑर्गन्स हैं हमारी कंट्री में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, राइट। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना 3 ऑर्गन्स का, ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। और जो हम लोग फेडरलिज्म के अंदर पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है, सेंटर, स्टेट, कॉन्करेंट। सेंटर लिस्ट है यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्या फर्क होता है, जो यूनियन लिस्ट है आपकी, इस पे सेंटर के पास पावर होती है लॉ बनाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो स्टेट लिस्ट है इस पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके पास, उसमें यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर होती है लॉ बनाने की।
तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द रेजिडुअरी पावर। अब रेजिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? रेजिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स वो पावर्स होती हैं जो, देखिए लिस्ट के अंदर क्या दिया गया है, ये लिस्ट कहाँ पे है, ये लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर है, 7 शेड्यूल प्लस आर्टिकल 246 इसमें दिया गया है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि वो मैटर्स जो ना तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है, ना तो स्टेट लिस्ट के अंदर है, किसी के अंदर नहीं है, तो उन मैटर्स पे किसके पास पावर होगी लॉ बनाने की? तो ये पावर हमने यूनियन को दी हुई है। ए द स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट जॉइंटली बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7 शेड्यूल नहीं, और यूनियन डी नन ऑफ दी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये पावर हमने यूनियन को दी हुई है। ठीक है, Parliament has the exclusive power to make any law with respect to matters not enumerated in the concurrent or state list. Such power shall include the power of making any law, imposing a tax. ये GST के बाद डाला गया, आगे आ जाएगी। How many members of राज्यसभा के कितने members can be nominated by President of India from amongst the person who have distinguished themselves in art, literature, social science, service, etc. अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर भी दिया गया है 2, और लोकसभा के अंदर क्या होता है, नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, ए लोकसभा, बी राज्यसभा। तो लोकसभा के अंदर दो मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। कौन 2 मेंबर्स होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं। और राज्यसभा के अंदर क्या करता है? राज्यसभा के अंदर डिस्टिंग्विश जो होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं लिटरेचर, आर्ट, साइंस के अंदर, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, और ये होते हैं 12 मेंबर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मेंबर्स का हो जाएगा, 12 मेंबर्स। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, ये अपॉइंटमेंट, ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। नाउ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि ये जो नॉमिनेशन हुआ करता था प्रेसिडेंट के द्वारा, ये अभी रोक दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इमरजेंसी की अगर हम लोग बात करें, इमरजेंसी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में बताया गया। ध्यान दीजिएगा, एक हो गया आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है आपकी प्रेसिडेंट्स रूल, तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है, ये आर्टिकल 352 के अंदर दी गई है, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 के अंदर दिया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर दी गई है। तो यहां पे ये जो 3 टाइप की इमरजेंसीज जो हमें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स होती है ना, फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं, ये आप क्लियरली कह सकते हो कि ये सस्पेंडेड मोड में हो जाती है, ये सस्पेंडेड होती है। कई बार क्वेश्चन होता है क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है? जी हाँ, इमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंडेड होती है, एक्सेप्ट देयर आर 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अब इस पे आपको याद रखना है एडीएम जबलपुर का केस, एडीएम जबलपुर का केस, ऑल्सो नोन एज हेबियस कॉर्पस केस। रिमेंबर दिस क्वेश्चन, रिमेंबर दिस केस। अब ध्यान दीजिएगा, 1976 का केस है जब इमरजेंसी लागू किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। ये तो बात हो गई आर्टिकल 20-21 की। इसमें एक और चीज याद रखनी है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके माध्यम से इसको इंसर्ट किया गया था, जिसके वजह से इसको इंसर्ट किया गया था, और ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा अंडर आर्टिकल 359। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ, और वो है बात आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 जिसके अंदर बुलवर्क्स ऑफ फ्रीडम, जिसकी बात करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंदर दिया गया है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अलावा बहुत सारी राइट्स है जो अभी हमने देखी, लेकिन आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें,
आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन में चला जाता है। अच्छा, दो चीजें हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पे ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होता है, यहां पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है आर्टिकल 19 के अंदर। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी वो है कि आर्टिकल 19 के अंदर सस्पेंशन ऑटोमेटिक होता है, लेकिन दो मैटर्स में होता है, नेशनल इमरजेंसी में वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन के मामलों में लगाई जाती है, आर्म्ड रेबेलियन के मामलों में। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी कि वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन एक्सटर्नल इमरजेंसी हुए, और आर्म्ड रेबेलियन ये भारत के अंदर ही, कंट्री के अंदर ही लोग अगर विरोध कर रहे हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, तो आर्म्ड रेबेलियन अगर हो रहा है तो ये इंटरनल इमरजेंसी हो गई, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे इसको ऐड किया गया है। तो जब एक्सटर्नल इमरजेंसी का मामला है तभी आप आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है, वरना ये लागू रहता है आर्टिकल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ऑल राइट, इज इट क्लियर? चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राइट, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ। 8 रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आर्टिकल 19 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्टिकल 19 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में राइट दिए गए हैं, यानी कि क्लॉज 1 में, क्लॉज 1 A to G राइट्स दिए गए हैं, और क्लॉज 2 से लेकर के 6 ये क्या दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। तो कोई अगर आपसे कहे कि आर्टिकल 19 विदाउट रिस्ट्रिक्शंस है, एब्सोल्यूट है, वो मूर्ख है, रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मामले में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री बिल्कुल है, डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, डिग्निटी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स नहीं है, हेंस ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉवरेन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस आपका, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, ये सब आते हैं आपके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब बड़ा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किए जाते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज करता है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन की बात करी जाए, ही कैन बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। क्लॉज 1 देखिए कह रहा है क्लियरली, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट एंड वोटिंग इन सच इलेक्शन शैल बी बाय अ सीक्रेट बैलेट। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है। बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट्स बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन अ जॉइंट सिटिंग, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल तो नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज होता है विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन अ जॉइंट सिटिंग, एंड डी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली। यहां पे देखिएगा क्लियर है, members of electoral college consisting of the members of both houses of the parliament in accordance with the system। अब देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब इन दो ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन है, ये चीज आपको बतानी है मुझे, क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन अ जॉइंट सिटिंग, देखिए जॉइंट सिटिंग की बात तो नहीं करी गई, जॉइंट सिटिंग की बात तो नहीं करी गई, तो करेक्ट आंसर मुझे लगता है ऐसा है कि बी है, बी है, लेकिन इसको हम लोग अपडेट कर देंगे एक बार, इसको मैं चेक करूंगी उसके बाद। चलिए आगे आ जाइए, क्योंकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहां पे कहा गया है बोथ हाउसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये है सेम इलेक्टोरल कॉलेज। एक्चुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें यूटीज के भी मेंबर्स होते हैं, है ना, यूटीज के भी मेंबर्स होते हैं। तो उस चीज के ऊपर हम इसको एग्जामिन करेंगे एक बार, फिर मैं बताती हूँ। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर of the armed forces in India। तो आपको ये पता होना चाहिए, डिफेंस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो पार्लियामेंट, कोई नहीं। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इसके अंदर आती हैं। अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट होता है, आपने देखा होगा प्रैक्टिस के अंदर बहुत एज हो जाती है जिनकी, उनको एज अ प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है।
और प्रेसिडेंट के एज का कारण ये होता है कि भाई एक्सपीरियंस्ड को आप करेंगे, क्योंकि ये जो बड़ा एक पोर्शन होता है उसके अंडर होता है। अब कोई यंग अगर ब्लड है तो वो क्या करेगा, वो ऑर्डर कर देगा कि यार आप तूफानी एकदम हो जाइए, धुआंधारी करने लगिए, वॉर डिक्लेयर कर दे, कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे में क्या है, बढ़िया ये है कि आप एक्सपीरियंस्ड, एजेड, ताकि उनको पता होना चाहिए कि वो क्या फैसला ले लें, उस वजह से ये प्रैक्टिस है। और इसी के साथ आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल 53 के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised by him directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitutions. अब without prejudice to the generality of the foregoing provisions, supreme commander of defense forces of union shall be vested in the president and exercise thereof shall be regulated by law. तो क्लॉज 2 जो है वो आपको रेफर कर रहा है। और इसी के साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आज के सेशन के ओवर किए। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो हैं, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, तो अभी क्या है, अभी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। आपको फोकस ये रखना है कि आपकी बेयर एक्ट मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देखिए मेरी बेयर एक्ट से ही काम चल गया, एक्सेप्ट फ्यू केस लॉज, राइट। तो केस लॉज तो आपको कहीं ना कहीं हम लोगों ने करवाए हुए हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। लेकिन जो बेयर एक्ट के प्रोविजन है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। केस लॉज 100+ केस लॉज मैंने करवाए हुए हैं, लाइव सेशन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं अपनी टारगेटेड तैयारी के लिए। लेकिन डीजेएस के अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके बाद हम कवर करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के बाद हम पॉक्सो करेंगे, उसके बाद लिमिटेशन एक्ट भी होगा, एसआरए भी होगा, एविडेंस एक्ट भी मैं आपको कराऊंगी, सीपीसी मैं 2 सेशंस में कराऊंगी आपको, 2 सेशंस में। अब उसके अलावा आपको अगर किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट है, इफ यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, कुछ भी अगर हेल्प आपको चाहिए डीजेएस के प्रति, चाहे वो जीके हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, तो वो आप हमारे साथ शेयर करिए, जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं टू फेच गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा इनिशिएटिव है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, डीजेएस एकदम फोड़ना है आपको। सो इसी नोट पे आज का सेशन एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। सी यू गाइस, टेक केयर एंड अलविदा।